Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I welcome you all in today's online class. The topic we are going to discuss today is hydrogen spectrum. Dear students, this topic is very much important regarding paper point of view and other than that इसका concept भी बहुत important है और बहुत interesting भी है. So let's have a look. Talking about the background, we should know that whenever you take hydrogen gas in a glass tube, or you can say you enclose hydrogen gas in a glass tube and you heat that at low temperature, what happens? First of all, the atomization of molecules will happen, and after that the electrons present in those atoms will excite to the high energy orbitals, means excitation of electrons occur. And as you know that anything in excited state is unstable, therefore electron would come back to the ground state, and this process is termed as de-excitation. And during this process they will emit the radiations. अब ये क्या कौन सी radiations हैं आपको पता होना चाहिए dear students कि जब आप हाइड्रोजन गैस को किसी भी ग्लास ट्यूब के अंदर इनक्लोज करते हैं और उसको हीट प्रोवाइड करते हैं लो प्रेशर, तो सबसे पहले तो इसकी एटमाइजेशन होती है, यानी उसके मॉलिक्यूल्स एटम्स के अंदर स्प्लिट होते हैं. आफ्टर दैट वो एटम्स एक्साइट होते हैं, मतलब कि उनके इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी ऑर्बिटल से मूव करके हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं, या लो एनर्जी शेल से मूव करके आप कह लें कि हाई एनर्जी शेल्स में चले जाते हैं. बिकॉज़ हाई एनर्जी शेल में जाकर उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो अनस्टेबल हैं तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वापस ग्राउंड स्टेट में आना चाहेंगे, और जब वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो इस प्रोसेस को कहते हैं डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. डी एक्साइटेशन के दौरान वो क्या करते हैं कि जो एनर्जी उन्होंने अब्जॉर्ब की होती है एक्साइटेशन के लिए, उस एनर्जी को वो एमिट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस. तो जब हाइड्रोजन से निकलने वाली इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान हाइड्रोजन एटम्स की डी एक्साइटेशन के दौरान निकलने वाली रेडिएशंस को स्टडी किया गया, तो देखा गया कि वो जो स्पेक्ट्रम था सारे का सारा, इट वाज मेड अप ऑफ वेरी शार्प लाइंस, नंबर ऑफ शार्प लाइंस, और वो शार्प लाइंस जो हैं वो स्पेक्ट्रल लाइंस कहलाती हैं बिकॉज दोज वर फाउंड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम के अंदर मौजूद वो शार्प लाइंस जो थी उनको स्पेक्ट्रल लाइंस कहा गया. और दिस एक्सपेरिमेंट वाज एक्चुअली कंडक्टेड बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड एज नील बोहर इन 1913. एक्चुअली यू शुड नो कि ये सीरीज़ जो लाइमर और बाल्मर सीरीज़ हैं ये ऑलरेडी 1887 में डिस्कवर कर ली थी लाइमर और बाल्मर ने, लेकिन इनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया उस टाइम. और ये बाद में 1913 में जब नील बोहर ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी इन शार्प लाइंस की जो कि लाइमर और बाल्मर ने ऑब्जर्व की थी 1887 में. नो टॉकिंग अबाउट दीज लाइंस मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये शार्प लाइंस जो थी ये स्पेक्ट्रल लाइंस थी, लेकिन जब इनको फर्दर स्टडी किया गया तो पता चला कि ये जो शार्प लाइंस आई थी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में वो डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइंस थी. और इनसे रेलेवेंट मेरा एक लेक्चर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रेलेवेंट, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग उसको देख सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, यू शुड नो कि वो जो डिफरेंट शार्प लाइंस थी वो डिफरेंट वेवलेंथ्स की थी, जिसकी वजह से उनको डिफरेंट सीरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया. सो दीज वर द 5 सीरीज़ जिनको आप स्पेक्ट्रल सीरीज़ कहते हैं. वो तमाम शार्प लाइंस जो कि यूवी रीजन की थी उनको लाइमन सीरीज़ का नाम दिया गया. दोज शार्प लाइंस एंड दोज स्पेक्ट्रल लाइंस दैट बिलोंग्ड टू विजिबल रीजन उनको बाल्मर सीरीज़ का नाम दिया गया. और पैशन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़ और पी फंड सीरीज़ जो हैं वो उनकी रेडिएशन जो हैं वो आई आर रीजन में होती हैं. तो अभी तक हमने ये स्टडी किया कि जब हाइड्रोजन गैस को हीट किया जाता है एट हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके एटम्स एक्साइट करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी से हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स में या शेल्स में मूव कर जाते हैं. और जब उनकी डी एक्साइटेशन होती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स रेडिएशंस को इमिट करते हैं. इन रेडिएशंस को जब स्टडी किया गया वह हाइड्रोजन एटम जो कि नील बोहर ने स्टडी किया था, तो उन्होंने देखा कि वो स्पेक्ट्रम जो है वो बड़ी शार्प लाइन से मिलकर बना था, और ये शार्प लाइंस जो हैं वो स्पेक्ट्रल लाइंस कहलाईं. और इन शार्प लाइंस को आगे से फर्दर डिवाइड किया गया 5 सीरीज़ में, लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट एंड पी फंड सीरीज़. लाइमन सीरीज़ की जितनी भी रेडिएशंस थी वो यूवी रीजन की रेडिएशंस हैं, बाल्मर सीरीज़ की जितनी भी रेडिएशंस हैं वो विजिबल रीजन की हैं, और पैशन, ब्रैकेट और पी फंड सीरीज़ की जो रेडिएशन है या जो ऑब्ज़र्व की गई वो आई आर रीजन से थी. अब
हम लोग इस चीज़ पे बात करेंगे कि व्हाट आर दीज लाइमन, बाल्मर, पैशन, पी फंड एंड ब्रैकेट सीरीज, राइट? सो लेट्स हैव अ लुक। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज दिस इज़ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। मैंने ये यहाँ पर हाइड्रोजन एटम को के डिफरेंट शेल्स को रिप्रेजेंट किया है। लेट्स सपोज दिस इज़ अ न्यूक्लियस, दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट शेल, n इज़ इक्वल टू 1, वेयर n इज़ अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स के ऊपर भी अलग से आपकी वीडियो होगी। एंड दिस इज़ द सेकेंड शेल which is represented by principal quantum number 2, and then n is equal to 3, 4, 5, 6 and 7 respectively. तो इन शेल्स को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स दिए गए हैं बिकॉज दीज आर द क्वांटाइज्ड एनर्जी शेल्स। हर एक अपनी पर्टिकुलर एनर्जी है जिसको आप मेजर कर सकते हैं, जिसलिए इनको क्वांटाइज्ड एनर्जी शेल्स का नाम दिया जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज का कि लेट्स सपोज कि जब आपने हीट प्रोवाइड की थी इस एटम को, हाइड्रोजन के इस एटम को, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पहली शेल से एक्साइट होकर किसी भी हाई एनर्जी शेल के अंदर चला गया। उसने एनर्जी ऑब्जॉर्ब की और हाई एनर्जी शेल में चला गया, किसी भी हाई एनर्जी शेल में, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स आर इन्फिनिटी। तो ऑब्वियसली जब वो हाई एनर्जी शेल में मूव करेगा तो वो अनस्टेबल है और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो वापस आएगा अपनी शेल के अंदर, शेल नंबर 1 के अंदर। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी भी आउटर हाई एनर्जी शेल से शेल 1 के अंदर वापस आता है तो वो जो रेडिएशंस एमिट करता है उन रेडिएशन को आप लाइमन सीरीज़ में डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज कि सेकंड शेल से जब फर्स्ट शेल में जाए कोई इलेक्ट्रॉन, या फिर वो जंप करके जाए थर्ड शेल से फर्स्ट शेल में, या फोर्थ से फर्स्ट में, या फिर आप यूँ बात कर लें कि इन्फिनिटी से वो जंप करके फर्स्ट शेल में मूव करे, तो ये ऐसी सारी की सारी रेडिएशंस जो कि इमिट होती हैं उस वक्त जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हाई एनर्जी लेवल से जंप करके फर्स्ट शेल के अंदर आता है, तो उन सीरीज़ को आप लाइमन सीरीज़ का नाम देते हैं, जो कि यूवी रीजन की रेडिएशंस होती हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द बाल्मर सीरीज़, यू शुड नो कि दिस इज़ सेकेंड शेल, n इज़ इक्वल टू 2, और जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी हाई एनर्जी शेल से जंप करके या इन्फिनिटी से जंप करके सेकेंड शेल के अंदर आता है ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन, तो उस दौरान जो रेडिएशंस इमिट होती हैं दोज लाई अंडर बाल्मर सीरीज़, उनको अब बाल्मर सीरीज़ में डिस्कस करते हैं। और जब इनकी वेवलेंथ देखी जाती है तो ये विजिबल रीजन की रेडिएशंस होती हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग इट कि अगर आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को स्टडी करना चाह रहे हैं या उनका बेसिक कॉन्सेप्ट लेना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को एक दफ़ा आप लोग खोलें और उस वीडियो को देख लें, राइट? तो किसी भी हाई एनर्जी शेल से या इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके सेकंड शेल में मूव करते हैं तो जो रेडिएशंस इमिट होंगी दोज रेडिएशंस आर स्टडीड अंडर बाल्मर सीरीज़। नाउ अगैन द सेम कॉन्सेप्ट कि अगर किसी भी हाई एनर्जी शेल से इलेक्ट्रॉन मूव करके थर्ड शेल के अंदर आता है जंप करके, तो उस दौरान जो रेडिएशंस इमिट करेगा दोज रेडिएशंस आर स्टडीड अंडर पैशन सीरीज़। इसी तरीके से अगर किसी हाई एनर्जी ऑर्बिटल से या हाई एनर्जी शेल से या फिर इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करके फोर्थ शेल में आता है तो आप इसको ब्रैकेट सीरीज़ का नाम देते हैं, और अगर फिफ्थ सीरीज़ में आता है तो आप इसको पी फंड सीरीज़ का नाम देते हैं, राइट? सो ये डिस्कशन थी अभी तक की जिसमें आप लोगों ने बैकग्राउंड को स्टडी किया, आपने 5 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को स्टडी किया और आपने देखा कि वो 5 टाइप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होती क्या हैं। आप यहाँ पर पॉज करके इस वीडियो को इस स्ट्रक्चर को ज़रा गौर से देखिएगा एंड ट्राई टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दिस डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फर्दर। आप इस चीज़ को ज़रा गौर से देखिएगा डियर स्टूडेंट्स। अब वही एनर्जी शेल्स जो आपको मैंने दिखाए थे अभी डायग्राम में, उनको मैंने दोबारा अरेंज कर लिया है आपकी कन्वीनियंस के लिए। और किस तरीके से अरेंज किया है, यू कैन हैव अ लुक दैट दिस इज़ n इज़ इक्वल टू 1, n इज़ इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये इन्फिनिटी को मैंने शो किया है, यानी ये एनर्जी के लिहाज से इनको मैंने अरेंज कर लिया है। नो कमिंग टूवर्ड्स द एनर्जी, तो अगर आप एनर्जी को ऑब्जर्व करें तो आपको पता है कि इन्फिनिटी के ऊपर एनर्जी जो होती है वो ज़ीरो होती है, और जैसे जैसे आप मूव करते जाएंगे टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, बिकॉज दिस इज़ द वेरी फर्स्ट शेल n इज़ इक्वल टू 1, तो इट विल बी द क्लोजेस्ट शेल टू द न्यूक्लियस। तो आप जैसे जैसे न्यूक्लियस के करीब मूव करते हैं एनर्जी कम होती जाती है। तो आप देखें ज़ीरो थी इन्फिनिटी के ऊपर एनर्जी, और जैसे जैसे आप मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स द न्यूक्लियस एनर्जी मज़ीद कम होती जा रही है, यानी नेगेटिव में जितनी वैल्यू ज़्यादा हो असल में उतनी ही कम होती है। तो इट मीन्स कि एनर्जी जो है वो कम हो गई है। तो मैंने एनर्जी के लिहाज से इनको
यहाँ पर अरेंज किया है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आप देखें स्पेसिंग मैंने कितनी दी हुई है, पहली दो शेल्स के दरमियान स्पेसिंग ज़्यादा है और उसके बाद कम होती जा रही है रिस्पेक्टिवली। ये इस चीज़ को शो करने की कोशिश की गई है यहाँ पर कि जैसे जैसे आप मूव करते हैं अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो जो कंजेक्टिव एनर्जी लेवल्स होते हैं उनके दरमियान एनर्जी का डिफरेंस कम होता जाता है। ये लास्ट लेक्चर जो था डेरिवेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, उसमें इस चीज़ को मैंने एलैबोरेट किया था कि पहले दो शेल्स के दरमियान एनर्जी लेवल्स एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होता है एंड रिस्पेक्टिवली व्हेन यू विल मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस दिस डिफरेंस बिटवीन कंजेक्टिव एनर्जी लेवल विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, तो ये कम होता जाता है। अब देखें यहाँ पर कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकेंड शेल से फर्स्ट शेल में आता है तो वो कहलाएगी, तो उस दौरान जो रेडिएशन इमिट होती हैं उसको आप कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़। और अगर कोई थर्ड शेल से मूव करके फर्स्ट शेल में आ रहा है तो उसको आप कहते हैं सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़। इसी तरीके से थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन एंड ऑनवर्ड्स जब कोई इन्फिनिटी से जंप करके फर्स्ट शेल में आएगा तो उसको आप लोग कहते हैं लिमिटिंग लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज़। तो ये सारी की सारी लाइमन सीरीज़ हैं जिनकी रेंज क्या होती है कि ये सारी की सारी यूवी रीजन की रेडिएशंस होती हैं। टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सीरीज़, तो आप देखें कि अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके थर्ड शेल से जंप करके सेकंड में आ रहा है तो दिस इज़ द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज़। अगर कोई फोर्थ शेल से जंप करके सेकंड में आ रहा है तो दिस इज़ कॉल्ड सेकंड लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज़ एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर वो इन्फिनिटी से जंप करके आता है तो आप उसको कहेंगे लिमिटिंग लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज़। एंड सेम विल बी द कॉन्सेप्ट फॉर पैशन, ब्रैकेट एंड पी फंड। सिर्फ फ़र्क कितना होगा कि जिस एनर्जी ऑर्बिटल में वो जंप करके आ रहे हैं वो चेंज होता जाएगा रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर देखें कि ये जो सीरीज़ होती हैं बाल्मर सीरीज़, इसकी रेडिएशंस आती हैं विजिबल रीजन के अंदर, यानी जो पहली स्पेक्ट्रल लाइन होगी वो रेड कलर की रेडिएशंस आएंगी और जो होगी आप कहें कि लिमिटिंग लाइन, उसके लिए वॉलेट कलर की रेडिएशंस आप लोगों को शो होंगी स्पेक्ट्रम के अंदर। तो और बाकी जो तीनों की तीनों पैशन, ब्रैकेट और फंड सीरीज़ हैं वो IR रेडिएशंस इमिट करते हैं। सो दीज आर डिफरेंट series and the respective energy difference between them and their ranges. अब लास्ट डेरिवेशन के अंदर ये स्टूडेंट्स आपने एक डेरिवेशन ड्राइव की थी टू फाइंड आउट द वेव नंबर ऑफ the radiations emitted by the electrons when they move from higher energy orbitals or the shells to the low energy shells. जब एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी शेल से लो एनर्जी शेल में आता है तो जो वो रेडिएशन इमिट करता है उसका अगर वेव नंबर फाइंड आउट करना हो तो आप लोग इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं, जिसके अंदर आपने याद रखना है कि R जो है वो रेडबर्ग्स कांस्टेंट है और N1 का मतलब ये नहीं है कि पहली जो है आप लोग फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर इस फार्मूला के अंदर N1 का मतलब है कोई भी लोअर एनर्जी ऑर्बिटल या शेल जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने जंप करके आना है, और N2 का मतलब है वो हाई शेल जहाँ से उससे जंप करके आना है, राइट। और R जो है वो रेडबर्ग्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.09678 × 10⁻⁷ थी, राइट। डियर स्टूडेंट्स, नाउ हियर कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर आपसे कहा जाए कि आपने लाइमन सीरीज़ को स्टडी करना है और लाइमन सीरीज़ के अंदर मौजूद जो डिफरेंट लाइंस हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अप टू इन्फिनिटी लाइन, इन डिफरेंट लाइंस का अपने वेव नंबर फाइंड आउट करना है, तो हाउ यू विल यूज़ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन टू फाइंड दैट, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। अब देखिए लाइमन सीरीज़ में लोअर एनर्जी शेल जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने आना है वो हमेशा क्या होगा, फर्स्ट शेल, और जहाँ से उन्होंने मूव करके आना है वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऑनवर्ड इन्फिनिटी हो सकता है। तो यानी इसके केस में जो लोअर एनर्जी शेल है वो हमेशा 1 होगा और जो हायर एनर्जी शेल्स हैं वो कोई भी हो सकते हैं 2, 3, 4, 5 और इन्फिनिटी। तो अगर आपसे ये कहा जाता है कि फ़र्स्ट लाइन यानी लाइमन सीरीज़ की फ़र्स्ट लाइन का वेव नंबर फाइंड आउट करें, तो आपको पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट लाइन के लिए लोअर शेल क्या है 1 और हायर शेल क्या है 2। तो आप लोगों ने कहना है N1 = 1 एंड N2 = 2। यू विल पुट दीज वैल्यूज़ इनटू द फार्मूला जो अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप इसको पुट करेंगे, यू विल गेट एन आंसर। सिमिलरली यू कैन गेट आंसर फॉर सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़। आप लोग ये देखें कि सेकंड लाइन के लिए N1 की वैल्यू तो 1 है, N2 की वैल्यू हाई एनर्जी शेल की 3 है। तो आप लोग रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ पुट करेंगे, यू विल गेट एन आंसर। सेम विल बी द केस फॉर लिमिटिंग लाइन एज वेल। यानी आपने याद रखना है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करके आता है उसको N1 का नाम देना है और जहाँ से वो मूव करके आ रहा है जिस हायर शेल से उसको N2 का नाम देना है। सिमिलरली यू कैन फाइंड द वेवलेंथ फॉर फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड लिमिटिंग लाइन फॉर द बाल्मर सीरीज़। यानी बाल्मर सीरीज़ के केस में जब
सेकंड शेल से थर्ड शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकंड शेल के अंदर आता है तो वो फर्स्ट लाइन है। देयरफॉर यू टेक n1 एज 2 एंड n2 इज़ इक्वल टू 3, यानी कि जिस शेल में वो आ रहा है वो सेकंड शेल है और जिस शेल से वो जंप कर रहा है वो थर्ड शेल है। यू विल पुट द रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ एंड यू विल गेट एन आंसर। सिमिलरली यू कैन फाइंड द वेव नंबर ऑफ द सेकंड and the limiting line as well. Now dear students, here comes another very important concept. आप ये देखें कि हम लोगों ने अभी लाइमर और बाल्मर सीरीज़ को डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द अदर सीरीज़ एज वेल। जैसे पैशन सीरीज़ हैं, तो पैशन सीरीज़ के लिए जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करके आना है दैट विल बी n इज़ इक्वल टू 3, और जहाँ से वो मूव करके आएंगे वो 4 भी हो सकता है, 5 शेल भी और इन्फिनिटी भी। आप रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ को उसी फार्मूला के अंदर पुट करेंगे एंड यू विल गेट आंसर फॉर द वेव नंबर। सिमिलर विल बी द केस फॉर ब्रैकेट सीरीज़ एंड सेम विल बी द केस फॉर पी फंड सीरीज़ एज वेल। पी फंड सीरीज़ के केस में भी ये पी फंड सीरीज़ हैं और इसके केस में जो शेल होगी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव करके आते हैं लोअर एनर्जी शेल n इज़ इक्वल टू 1, वो कौन सी होगी? फिफ्थ शेल। देयरफॉर n इज़ इक्वल टू 1 की वैल्यू फिफ्थ है, और जो हायर एनर्जी शेल जहाँ से इलेक्ट्रॉन ने जंप करना है वो 6, 7, 8 इन्फिनिटी कोई भी हो सकती है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट सीरीज़ के अंदर मौजूद जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनका वेव नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। एंड यू शुड नो दैट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज़ एन एग्जांपल ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, राइट? सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।